प्रोफेसर अवनीजेश अवस्थी। अवस्थी सर जी, आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में दो चीज हम आपसे यहां समझना चाहते हैं सर। पहला तो ये भाग्यनगर, क्या संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देना चाहते हैं भाग्यनगर से, और दूसरा आत्मविश्वास जबरदस्त कि अगले 30 से 40 साल तक बीजेपी देश में रहेगी। दूसरे अपना देख लें, बोरिया बिस्तर समझ चुका है। इसका क्या मतलब? सही जी। भाग्यनगर का मतलब वही है जो मद्रास से चेन्नई का था, बॉम्बे से मुंबई का था, कलकत्ता से कोलकाता था, बेंगलोर से बेंगलुरु था। वही भाग्यनगर है जी। अगर समझ में आ जाए लोगों को तो बहुत आसान हो जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो जनता कर देती है ऐसा काम। ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें कोई नई बात नहीं है। भाग्यनगर होना ही चाहिए, भाग्यनगर होके ही रहेगा। भाग्यनगर वहां की जनता वहां पर बैठी हुई थी, उनके सामने कहा, कोई टीवी चैनल पर बैठ करके या प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कहा, जनता के समक्ष कहा और जनता ने भरपूर समर्थन दिया। एक बात। दूसरी बात, जहां तक अभी ये जो बिहार के इलेक्शन में घनश्याम तिवारी भाषण देते थे और उसके बाद शायद उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में तो कहीं नजर नहीं आए, लेकिन वो भाषण आज पढ़ रहे थे। अखबार के 23वें पेज के आखिरी कॉलम की सबसे नीचे वाली 3 लाइन की खबर तो पढ़ लेते हैं ये, लेकिन जो हेडलाइन होती है वो कभी पढ़ के सुनाते नहीं है। तमाम अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भारत के कोरोना प्रबंधन की, भारत के जिस तरीके से यहाँ पर विकास हुआ है, जो यहाँ के आर्थिक विकास की जो गति है उसके बारे में जो पॉजिटिव, उसके बारे में क्यों नहीं पढ़ते आप? भारत के बारे में अच्छा पढ़ना आपको अच्छा नहीं लगता क्या? अच्छी भी खबरें आई है ना, बहुत अच्छी अच्छी खबरें आई हैं। ये भी कहा है, उसी WHO ने कहा है कि भारत ने कोरोना से जिस तरीके से प्रबंधन किया वो अद्भुत है, ये भी कहा उन्होंने। लेकिन वो आप नहीं पढ़ेंगे। भारत के बारे में अच्छा सोचना, अपने देश के बारे में अच्छा पढ़ना, अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, अच्छा कहना अच्छा ही नहीं लगता इनको, क्योंकि अपना देश मानते नहीं है ये। इनको तो चाहिए सत्ता, सिर्फ सत्ता चाहिए। और क्या हाल हुआ वहां पर उत्तर प्रदेश में, लोग शेरवानी से ला करके बैठे हुए थे आप लोग शपथ ग्रहण के लिए, और हाल क्या हुआ वो भी सब जानते हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता ने किया, बड़े साफ तरीके से किया, और पहले नहीं किया, अभी लेटेस्ट उपचुनाव में भी किया है। दोनों आजम बाहर हो गए। इसलिए आप लोग देश की जनता की नब्ज न पहचाने। आज अमित शाह जी ने जो कहा है वो बड़ी साफ सी बात कही है कि जो इस समय स्थितियां हैं देश की, विपक्षी दलों की, तो उसके बारे में ये लोग सीरियस है नहीं। जयंत शाह ने तो बैट नहीं पकड़ा, लेकिन शरद पवार तो शायद बचपन में शायद रणजी खेले थे, शायद अपने युवा समय में जो शरद पवार थे उनके बारे में कभी नहीं बोला। और बताऊं आपको, अगर आप कहें तो मैं तमाम उन BCCI और क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में जो लोग रहे हैं उनके बारे में सबके नाम बता देता हूं, और आप बता दीजिए घनश्याम तिवारी किस किसने बैट पकड़ा था, किस किसने ग्राउंड में खेला था, किस किसने नेट प्रैक्टिस की थी। अरे मैं तो कहता हूं कि शायद टीम के मेंबर्स के बारे तक में नहीं जानते होंगे बहुत लोग जो बन गए थे। इसलिए आप लोग, घनश्याम तिवारी हो या अभय दुबे हो, ये लोग यहाँ टीवी चैनल पे बैठ करके बात करके, यहाँ पर हो नहीं पा रहा ना आपसे, ना आपकी सरकार बनी, ना आपकी 3.25 राज्यों में सरकार थी अभय दुबे की, अब 2.5 में रह गई है। एक राजस्थान, एक छत्तीसगढ़ और आधी झारखंड। 3.25 थी, महाराष्ट्र को मिलाकर के 3.25 से 2.5 हो गई है। अब आप इंतजार करिए कि 2.5 से ये कब 1, 1.5 आधी रह जाती है। ये आपके इंतजार करने का समय है। ठीक है सर। अभय जी, गौरव भाटिया जी का नंबर है, उसके बाद आपके पास आएंगे। गौरव जी, भाग्यनगर 30 से 40 साल, ये तो बीजेपी के हर कार्यकर्ता, नेता और आप में जोश भरने वाला संबोधन वहां से आ गया है हैदराबाद से, वो ठीक है। लेकिन जो प्रश्न अभय जी ने उठाया था, क्या बीजेपी में जो परिवार से लोग हैं वो परिवारवाद और कांग्रेस के परिवारवाद में कोई फर्क है, या आप कांग्रेस के परिवारवाद को सिर्फ गांधी परिवार से मानते हैं, बाकी दूसरे नेताओं के बच्चे आ जाएं आपको कोई आपत्ति नहीं? सैयद जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, हमारे लीडर्स की, भारत के नागरिकों की मुस्कुराहट कोई छीन सके, ये दमखम कम से कम विपक्षी पार्टियों में तो नहीं है। आप मेरे पास सबसे बाद में आए हैं, मैं कुछ समय चाहूंगा सबसे पहले तो, क्योंकि ये जो नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग चल रही थी 2 दिन से, इसमें किस तरह का मंथन होता है ये दर्शकों से जरूर बांटना चाहूंगा, और फिर वंशवाद की बात करेंगे जी। सबसे पहले, इतनी सकारात्मक बातचीत जिस तरह से देश के
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मूल मंत्र दिया कि हमें देश को आगे बढ़ाना है। अमृत महोत्सव है और हमें आगे भविष्य की तैयारी करनी है कि जब हम आजादी के 100 साल का जश्न मनाएं तो ये देश पूरे विश्व में दिशा दे रहा हो, अव्वल हो। ये सोच जो है ना, जहां से भारतीय जनता पार्टी अपना मंथन शुरू करती है, ये विपक्ष सोच के खत्म भी नहीं कर पाएगा। वही छोटी हल्की हल्की बातें बार बार जो चुनाव में दोहराते हैं और जनता भी इन पे विश्वास नहीं करती है। दूसरी बड़ी बात जो कही गई कि एक सकारात्मक राजनीति करनी है और जो सबसे कमजोर वर्ग है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लोग हों, उनको मुख्य धारा में जोड़ के कैसे हम देखें कि वो सर्वोच्च पदों पे रहे और देश आगे बढ़े। तीसरी बात जो मूल मंत्र है, जो विपक्ष को भी समझना चाहिए, सैयद जी, हर चीज में विरोध करना क्योंकि आप ऑपोजिशन में हैं। उदाहरण के तौर पे वन रैंक वन पेंशन, जीएसटी, नेशनल वॉर मेमोरियल, आर्टिकल 370, आपको मालूम है इसी वजह से सैयद जी इन लोगों का जो विपक्ष का भी एक नंबर है खत्म हो रहा है, क्योंकि ये जनता नहीं चाहती कि विपक्ष केवल विरोध करे और वो भी अच्छे कार्यों का करे। अब मैं आता हूं जो बात आपने कही वंशवाद की। जी देखिए, हम लोग भाग्यनगर में हैं और यहां पे भी वंशवाद का वही दीमक खा रहा है जो कि कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी को खा रहा है। ये क्या है? इन्होंने हम पे आरोप लगा दिया। अगर मैं गलत कहूं तो आप मुझे जरूर सही करिएगा। हमारी पार्टी में आज तक क्या कभी ऐसा हुआ कि एक परिवार के 2 सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हों हमारी पार्टी के? लेकिन समाजवादी पार्टी को देखिए, जब से पार्टी बनी है केवल एक परिवार का, एक जात की भी बात नहीं करूंगा, केवल एक परिवार का ही सदस्य बनता है। वो दूसरी कांग्रेस पार्टी बैठी है, वहां पे वर्किंग प्रेसिडेंट हर तरह का जो पद है वो पिछले, आप मान के चलिए 2 दशक से ज्यादा से किसके पास है? सोनिया गांधी जी के पास है। पार्टी का क्या हश्र हुआ ये उनका अंदरूनी मामला है, आज मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन इसको हम वंशवाद कहते हैं। और यही वंशवाद जो है तेलंगाना में है, जहां पे 5 सदस्य एक ही परिवार के सत्ता का सुख भोग रहे हैं, लेकिन जनता परेशान है। आज सबसे बड़ा विकल्प अगर जनता किसी को देख रही है तो भारतीय जनता पार्टी का। और उसकी दूसरी वजह बताऊं, अभी देखिए अमित शाह जी ने एक बात कही, उन्होंने बताया अंधविश्वास में मुख्यमंत्री जी सचिवालय नहीं जाते हैं। और आपका चैनल तस्वीर दिखा रहा है एक कर्म योगी योगी आदित्यनाथ जी की। याद करिए, सपा के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नोएडा नहीं जाते थे, उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी आए जिनको अपने कर्म पे पूरा विश्वास होता है, वो नोएडा भी गए, नोएडा में विकास की परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। उन्होंने दिखा दिया कि अगर मेहनत करोगे तो किस्मत खुद लिख दोगे, अपनी भी और देश की जनता की भी। और यही मूल मंत्र है जो आज हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बात करी है। मैं बहुत ही सकारात्मक इसीलिए आज बात कर रहा हूं। आज तू मैं करके उनकी कमियां नहीं गिनाएंगे, लेकिन एक बात जरूर बता दें, आज की कार्यकारिणी के बाद जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, राजनाथ सिंह जी ने, अमित शाह जी ने, सारे लीडर्स को दिया है, ये देश आगे बढ़ेगा और इसकी प्रगति की गति को कोई रोक नहीं सकता है। ये बात मैं आश्वस्त सारे व्यूअर्स को जरूर करूंगा।